हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डीजी चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर बायोमोलिक्यूल, जो कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका नीट के लिए भी और बोर्ड एग्जाम में आपका 7 मार्क्स का ये आपका बन रहा है। बायोमोलिक्यूल इंपॉर्टेंट चैप्टर है नो डाउट, और इजी चैप्टर है। इसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रिएक्शंस आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसमें मैकेनिज्म ऐसा कोई है नहीं, लेकिन जो भी है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और विटामिन्स वगैरह आप फेमिलियर हो ऑलरेडी, विटामिन्स न्यूक्लिक एसिड हैं आप पहले से जानते हो। और अगर बायोलॉजी स्टूडेंट्स हो तो कहीं ना कहीं आपने बायो में भी बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन स्टडी किया होगा, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल्स को विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, पहले बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स की कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स हमारे वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बॉडी को मेंटेनेंस और ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? और फर्स्ट, दीज आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, दीज आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स which are responsible for maintenance and growth of body in living organisms, ठीक है, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी की मेंटेनेंस और ग्रोथ के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ऐसे ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। और बायोमोलिक्यूल्स गवर्न्स कॉमन एक्टिविटीज़, बायोमोलिक्यूल्स गवर्न्स कॉमन एक्टिविटीज़ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो कॉमन एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उनको कंट्रोल करते हैं, उनको चलाते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हुई बायोमोलिक्यूल्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे एक सिंपल सी लैंग्वेज में। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे हम बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या कंसिडर करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर जो आपके सिलेबस में है, बायोमोलिक्यूल्स में जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से आपका मैक्सिमम नंबर आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स से, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं, प्रोटीन के टाइप्स, प्रोटीन की स्ट्रक्चर। तीसरा जो है यहाँ पे हमारा न्यूक्लिक एसिड से क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए, ठीक है। और फोर्थ आपका विटामिन से क्वेश्चंस बनते हैं, विटामिन्स। तो ये 4 मेजर टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं बायोमोलिक्यूल को लेके। तो जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपन लोग, वो हम डिस्कस करेंगे बेटा कार्बोहाइड्रेट्स को लेके, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ना अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो एक पुरानी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, ओल्ड डेफिनेशन, ये पुरानी डेफिनेशन, दैट कार्बोहाइड्रेट्स are defined as hydrates of carbon, इनको हम डिफाइन करते हैं एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। Why these are called hydrates of carbon? Because in carbohydrates ratio of hydrogen to oxygen is similar like in water, H2O। और H2O में रेशो कितना है हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन? 2:1। हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशो कितना है? 2:1। 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशो कितना है वाटर में? 2:1। इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में भी जो रेशो मिलता है जनरली
हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन वो 2:1 मिलता है। दैट्स वाई दिस आर कैन बी डिफाइन एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि ये सभी के लिए फैमिलियर नहीं है कि आप किसी भी कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कह दो, क्योंकि कहीं पे ये इस रेशो को फॉलो करते हैं, कहीं पे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स इस रेशो को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए रीज़न है। तो जो जनरल फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स का, जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वो ये है CxH2OI, ठीक है। जो जनरल फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स का वो ये CxH2OY। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स तो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, ठीक है, सम मतलब मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, बट सम कार्बोहाइड्रेट्स do not follow, some carbohydrates do not follow this formula, यानी कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ कंपाउंड्स भी नोन हैं जो इस फॉर्मूले को फॉलो तो करते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। However, some compounds are known which follow this formula, but these are not carbohydrates, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। एक तो डेफिनेशन जो है वो क्या है, वो डेफिनेशन ये है कि हम पुरानी डेफिनेशन है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्यों कहते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, क्योंकि इनमें जो रेशो होता है कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन वो आपका 2:1 होता है, जैसे वाटर में प्रेजेंट होता है, वाटर मीन्स हाइड्रेट, ठीक है। जनरल फार्मूला जो है कार्बोहाइड्रेट्स का वो दिया जाता है CxH2OY, जहाँ पे हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशो कितना है 2:1। लेकिन इसके अलावा कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरीज में आते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी नोन हैं जो इस फॉर्मूले को तो फॉलो करते हैं बट वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल कंसिडर करके चलें, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल्डिहाइड HCHO, इसको फॉर्मूला इसका लिखोगे तो क्या हो जाएगा CH2O। एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो क्या हो गया CH2O। अब यहाँ पे हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशो अगर तुम देखो इसमें तो वो कितना आने 2:1, ठीक है। अब ये जो है CH2O लाइक ये आपका वैसा हो गया CxH2OY, ठीक है, सेम वैसा फॉर्मूला ये इसको फॉलो कर रहा है, लेकिन ये क्या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सिमिलरली देखो जैसे एसिटिक एसिड है CH3COOH, ठीक है, इसका देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, कंबाइंड C2H4O2। अब यहाँ पे देखो H4O2, तो जो हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशो है यहाँ कितना आ रहा है 2:1, बट दीज आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को तो फॉलो कर रहे हैं, एच रेशो फॉलो कर रहे हैं, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन 2:1, लेकिन दीज आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये वाला जो डेफिनेशन था ना कार्बोहाइड्रेट्स का पुराना डेफिनेशन, ये कुछ हद तक सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सभी कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है। नेक्स्ट जो न्यू डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स को लेके, और जो आपका एक्सेप्टेड है न्यू डेफिनेशन, वो क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, दिस कैन बी डिफाइंड एज कार्बोहाइड्रेट्स, these can be defined as optically active, this can be defined as optically active polyhydroxy aldehydes and ketones, polyhydroxy aldehyde and कीटोन, ठीक है। तो जो नई डेफिनेशन वो ये कहती है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको हम क्या कह सकते हैं, दिस कैन बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक से ज़्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और उनमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा या फिर
कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। पहले ही समझ में। तो जो न्यू डेफिनेशन है वो ये कह रही है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज आपका कार्बोहाइड्रेट है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ये होता है CHOH होल 4 CH2OH। तो यहाँ पे क्या है, ये जो ग्लूकोज है ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए क्या है ये ऑप्टिकली एक्टिव है। डिटेल में पढ़ेंगे ग्लूकोज को। दूसरा यहाँ पे CHO ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, क्या है CHO ग्रुप प्रेजेंट है। तीसरा इसमें जो काफ़ी सारे नंबर ऑफ OH ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, एक यहाँ पे और 4 यहाँ पे, तो 5 तो इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो ये क्या है, एक पॉलीहाइड्रोक्सी है ग्लूकोज, ठीक है। तो ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स का यही केस है कि मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, उनमें या तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा या कीटोन होगा, और क्या होंगे वो पॉलीहाइड्रोक्सी होंगे। आई बात समझ में। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका कार्बोहाइड्रेट का, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन हम करने वाले हैं वो करेंगे बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस। फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है इट इज़ बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस, बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे। तो देखो हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करें तो एक तो हमारे होते हैं मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स। नाउ व्हाट आर मोनोसेकेराइड्स? मोनोसेकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन नहीं देते हैं। दीज आर द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स which do not undergo hydrolysis reaction, which do not undergo hydrolysis reaction। तो वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में नहीं जाएंगे वो होते हैं हमारे मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल मोनोसेकेराइड्स में आपका ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, इरिथ्रोज है, ठीक है, इरिथ्रोज है, और भी काफ़ी सारे आपके मोनोसेकेराइड्स हैं लाइक आपका, ठीक है, ग्लूकोज फ्रक्टोज इरिथ्रोज, ठीक है। सिलेबस में तो आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज ही जो आपके सिलेबस में आपको पढ़ाए जाने बायोमोलिक्यूल में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो बात हुई मोनोसेकेराइड्स की। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइसेकेराइड्स को लेके, सॉरी ओलिगोसेकेराइड। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है ओलिगोसेकेराइड्स। तो देखो ओलिगोसेकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे और हमें 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिल जाएंगी, ठीक है। ओलिगोसेकेराइड्स दिस आर द कार्बोहाइड्रेट्स which on hydrolysis, carbohydrates which on hydrolysis gives 2 to 10 monosaccharide units, 2 to 10 monosaccharide units, ठीक है। तो ओलिगोसेकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट होंगे जिनका हम हाइड्रोलाइसिस कर दें तो हमें 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिलेंगी, ठीक है। और ये मोनोसेकेराइड यूनिट सिंपल भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हमारा पहला जो आता है वो आता है डाइसेकेराइड, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में है। ओलिगोसेकेराइड में ओलिगोसेकेराइड को हम फिर क्लासीफाई कर सकते हैं लाइक डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स कौन से ओलिगोसेकेराइड्स होंगे जो हाइड्रोलाइसिस होकर 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स देंगे, ठीक है। दिस आर द कार्बोहाइड्रेट्स which on hydrolysis gives 2 monosaccharide units, 2 monosaccharide units which can be similar or different, which can be similar or different, ठीक है।
तो देखो डाइसेक्राइड वो ओलिगोसेक्राइड्स होंगे जिनका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिलेंगी। डाई मीन्स होता है 2, ठीक है। डाइसेक्राइड हाइड्रोलाइसिस करके कितनी मोनोसेक्राइड यूनिट्स बनाएंगे, 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स। इसमें एग्जाम्पल आपका सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ठीक है, ये सब क्या है हमारे रिजल्ट डाइसेक्राइड्स, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स में आपके मैनोज भी हो सकता है, ये गैलेक्टोज भी मोनोसेक्राइड है आपका, गैलेक्टोज एंड मैनोज, ये भी क्या आपके मोनोसेक्राइड है, दीज आर आल्सो मोनोसेक्राइड, ठीक है। तो डाइसेक्राइड। इसी तरह अगर हम बात करें ट्राइसेक्राइड की, ठीक है, ट्राइसेक्राइड कितना यूनिट्स बनाएंगे, 3, ठीक है। सेकेंड इज ट्राइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड्स कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स होंगे जो हाइड्रोलाइसिस करके कितनी मोनोसेक्राइड यूनिट बनेंगे, 3 मोनोसेक्राइड यूनिट्स देंगे, ये 3 मोनोसेक्राइड यूनिट्स, ठीक है। बाकी सिलेबस में तो आपके डाइसेक्राइड्स ही है, ठीक है। और क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, टेट्रासेक्राइड्स कौन से ओलिगोसेक्राइड होंगे, अब तो पता चल ही गया होगा आपको। टेट्रासेक्राइड्स जो 4 मोनोसेक्राइड यूनिट्स बनाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स विच गिव 4 मोनोसेक्राइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, तो ये हाइड्रोलाइसिस करके कितनी मोनोसेक्राइड यूनिट्स बनाएंगे, 4 मोनोसेक्राइड यूनिट्स विच कैन बी सिमिलर और डिफरेंट, ठीक है। इसमें आफ्टर ओलिगोसेक्राइड जो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है पॉलीसेक्राइड को लेके। थर्ड जो है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस वो है पॉलीसेक्राइड, ठीक है, पॉलीसेक्राइड। नाउ पॉलीसेक्राइड आर द कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स polysaccharides. These are the carbohydrates which on hydrolysis gives large number of monosaccharide units, ठीक है। तो पॉलीसेक्राइड्स कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होंगे जो हाइड्रोलाइसिस करके लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स बनाएंगे, ये होते हैं हमारे पॉलीसेक्राइड। हालांकि पॉलीसेक्राइड्स में भी आपका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। पॉलीसेक्राइड्स हमारे 2 टाइप्स के हो सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स पॉलीसेक्राइड्स। एक है होमोपॉलीसेक्राइड और दूसरे होते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स, ठीक है, हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स और होमोपॉलीसेक्राइड्स में क्या डिफरेंस है, तो देखो होमो मीन्स होता है सेम। होमोपॉलीसेक्राइड वो पॉलीसेक्राइड होंगे, पॉलीसेक्राइड्स विच ऑन हाइड्रोलाइसिस gives similar type of monosaccharide units, सिमिलर टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड। और हेट्रोपॉलीसेक्राइड कौन से पॉलीसेक्राइड होंगे, विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड, ठीक है। तो होमोपॉलीसेक्राइड जो हाइड्रोलाइसिस करके सिमिलर टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स बनाएंगे और हेट्रोपॉलीसेक्राइड जो हाइड्रोलाइसिस करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स दे देंगे। होमोपॉलीसेक्राइड में आप एग्जाम्पल याद रखिएगा, स्टार्च एंड सेलुलोज इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे। और हेट्रोपॉलीसेक्राइड में आप एग्जाम्पल याद रखिएगा इन्यूलिन, ठीक है, इन्यूलिन, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा हेट्रोपॉलीसेक्राइड के लिए, ठीक। तो देखो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन हुआ है, जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, यानी वाटर के साथ रिएक्शन के बेसिस पे, तो हमने कितने में डिवाइड किया है इसको, मोनोसेक्राइड्स में जिनकी हाइड्रोलाइसिस नहीं होती है, सिंपल शुगर होती है ये मोनोसेक्राइड्स। दूसरा हमने क्या देखा, ओलिगोसेक्राइड 2 से देख के 10 तक मोनोसेक्राइड यूनिट्स बनाएंगे ओलिगोसेक्राइड्स, ठीक है। और पॉलीसेक्राइड जो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स दे देंगे। पॉलीसेक्राइड में फर्दर हमने पढ़ लिया क्या, होमोपॉलीसेक्राइड
होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड, हेट्रोपॉलीसेकेराइड ये हम लोगों ने किया। और ओलिगोसेकेराइड्स में हमने कौन कौन से पढ़े? ओलिगोसेकेराइड में आपका डाइसेकेराइड भी हो सकता है, डाइसेकेराइड विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स, ट्राइसेकेराइड विच ऑन हाइड्रोलाइसिस, कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स, ये डाइसेकेराइड 2 मोनोसेकेराइड यूनिट देगा, ये 3 देगा। और टेट्रासेकेराइड विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स 4 मोनोसेकेराइड यूनिट्स, ठीक है, ऐसा समझिए। और मोनोसेकेराइड यूनिट्स डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में नहीं जाते। ये हमने क्लासिफिकेशन किया, पहला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस। ये सेकंड क्लासिफिकेशन है बेटा, सेकंड क्लासिफिकेशन, सेकंड इज बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, बेस्ड ऑन प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप, बेस्ड ऑन प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, उसके बेसिस पे, ठीक है, उसके बेसिस पे अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को देखें तो हमारे 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एक होते हैं एल्डोजिस, एल्डोजिस, एल्डोजिस वो जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप, कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप। और कीटोसिस, कीटोसिस कौन से होंगे? जिनमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा, वो कीटोसिस होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ग्लूकोज को लेके, ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज में हमारा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है CHO, और इसके अलावा 6 इसमें कार्बन होते हैं ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। तो एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, 6 कार्बन है, दैट्स वाई ग्लूकोज कैन बी सेड एज एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज, ठीक है। एल्डो फॉर एल्डिहाइड ग्रुप, हेक्सोज फॉर 6 कार्बन एटम। सिमिलरली देखो जैसे कीटोन है, कीटोन सॉरी फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में भैया कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है ये, और प्लस 6 कार्बन होते हैं, तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? फ्रक्टोज को कीटोहेक्सोज, क्या नाम दे सकते हैं इसको? कीटोहेक्सोज, ठीक है। थर्ड क्लासिफिकेशन है, थर्ड क्लासिफिकेशन, और जो थर्ड क्लासिफिकेशन है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ड ऑन टॉलरेंस टेस्ट, बेस्ड ऑन केमिकल टेस्ट, बेस्ड ऑन केमिकल टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट एंड फेहलिंग टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट एंड फेहलिंग टेस्ट, इसके बेसिस पे, ठीक है। टॉलरेंस टेस्ट और फेहलिंग टेस्ट के बेसिस पे जो हमारी शुगर्स होती हैं, ठीक है, जो हमारी शुगर्स होती है ये 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है रिड्यूसिंग शुगर्स, रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है, और एक होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो 2 तरह की शुगर्स होती हैं बेस्ड ऑन केमिकल टेस्ट, है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा डिस्कस किए जाते हैं। तो देखो रिड्यूसिंग शुगर्स तो वो है जो टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट दे देगी, पॉजिटिव टेस्ट देगी टॉलरेंस टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट, ठीक है, फेलिंग टेस्ट। तो वो शुगर जो टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट दे देगी वो होती है हमारी रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में वो आएगा जो टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट नहीं देगी, वो शुगर जो टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट नहीं देंगी, फेलिंग टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगी, पॉजिटिव टेस्ट नहीं देंगी टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट के लिए, वो होती है हमारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। इसमें आप एग्जाम्पल में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, दैट जो हमारे ऑल मोनोसेकेराइड्स हैं, ऑल मोनोसेकेराइड्स, ठीक है, ऑल मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स में, डाइसेकेराइड्स में आप याद रखिएगा, डाइसेकेराइड्स में माल्टोज एंड लैक्टोज, ये आपके क्वेश्चन बने हुए, नीट में भी आपके क्वेश्चन, बोर्ड में भी आ सकते हैं, माल्टोज एंड लैक्टोज, दीज आर रिड्यूसिंग शुगर्स, दीज आर रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है, दीज आर रिड्यूसिंग शुगर्स। तो ये केमिकल टेस्ट दे देंगे, टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट, ठीक है। ऑल मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड में कौन है? माल्टोज और लैक्टोज, ये भैया कैसे है? रिड्यूसिंग है। दूसरा हम बात करें नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में
आप याद रखिएगा एग्जाम्पल भैया सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज, सुक्रोज इज ए डाइसेक्राइड, सुक्रोज इज ए डाइसेक्राइड बट it does not give tolerance test and Fehling test, ठीक है, एंड Fehling टेस्ट। आगे बता देंगे क्यों नहीं देगी ये टॉलरेंस टेस्ट Fehling टेस्ट, बिकॉज सो इट इज नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है, इसलिए एक ऐसी शुगर है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन ये बन के आ गया, ठीक है, आपका ये क्वेश्चन अगर बन गया, बोर्ड में बनते हैं बहुत इजी क्वेश्चन, नीट में भी आपके बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं बायोमोलिक्यूल्स को लेकर, और ये क्वेश्चन आया हुआ है भी आपका मेडिकल में आया हुआ है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग is non-reducing sugar, ठीक है। ऑप्शन दिए जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज ले लिया, और माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। तो इनमें से कौन सी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो सुक्रोज आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमारा ये क्लासिफिकेशन हो गया, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग, अभी बता रहे हैं, एग्जाम्पल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है फोर्थ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कॉन्फिगरेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन कॉन्फिगरेशन, फोर्थ बेस्ड ऑन कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन के बेसिस पे, यानी जो एटम्स का अरेंजमेंट है उसके बेसिस पे जो हमारे शुगर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हमारे जो शुगर्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं डी शुगर्स, एक होते हैं एल शुगर्स, ठीक है। डी शुगर्स वो होंगे जो डी कॉन्फिगरेशन शो करेंगे, डी कॉन्फिगरेशन, ठीक है, डी शुगर जो डी कॉन्फिगरेशन शो करेंगे, आगे बताएंगे डी कॉन्फिगरेशन क्या होता है। और एल शुगर वो होते हैं जो एल कॉन्फिगरेशन शो करेंगे, एल कॉन्फिगरेशन, ठीक है, जो एल कॉन्फिगरेशन शो करेंगे वो एल शुगर, जो डी कॉन्फिगरेशन शो करेंगे वो डी शुगर। नाउ ये किसके बेसिस पे देखा जाता है कि डी शुगर है या एल शुगर है, तो देखो यहाँ पे जो सबसे सिंपल शुगर हम लेते हैं वो ग्लिसरॉल्डिहाइड है, सिंपलेस्ट शुगर, दैट इज डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। तो देखो जरा ये डी और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड ले लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो सिंपलेस्ट शुगर एग्जाम्पल लेते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड लेते हैं, इसके रेस्पेक्ट में देखा जाता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में कि हमारी जो शुगर है वो डी शुगर है या एल शुगर है, इसलिए ग्लिसरॉल्डिहाइड को हम लेते हैं एज ए स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस कॉन्फिगरेशन के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस से चूज़ किया जाता है ये देखने के लिए कि जो शुगर है वो डी शुगर है या एल शुगर है। अब देखो जो ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ही होता है, CHO OH H CH2OH, दिस इज डीग्लिसरॉल्डिहाइड, डीग्लिसरॉल्डिहाइड। तो यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करना है, देखो ये जो डीग्लिसरॉल्डिहाइड है तो यहाँ पे जो हमारा लास्ट कार्बन है ये है ना, सेकंड लास्ट कार्बन है, इस पे देखना है ये OH और जो हमारा लास्ट CH2OH है, अगर लास्ट CH2OH के रेस्ट में ये OH आपका आ रहा है राइट हैंड साइड में, बात समझ लो, हमें सेकंड लास्ट कार्बन पे देखना है OH जो है CH2OH के रेस्पेक्ट में राइट हैंड साइड आ रहा है, तो ये बिलोंग करेगा डीग्लिसरॉल्डिहाइड को। तो ऐसी जो भी शुगर्स हैं जिनके सेकंड लास्ट कार्बन का जो OH है वो CH2OH के राइट हैंड साइड आ रहा है, तो वो सब बिलोंग करेंगे डी शुगर्स को, ठीक है। और अगर हम एल ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात करें तो एल ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कुछ ही होगा, CHO H OH
CH2OH। तो देखो ज़रा, अगर आपका जो OH है ना, ये जो OH है अगर CH2OH के रेस्पेक्ट में ये कहाँ आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा एल्गिलिसरल्डिहाइड। ठीक है, तो ऐसी जो भी वो होंगी शुगर्स, ठीक है, जिनमें सेकंड क्लास कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड आएगा CH2OH के रेस्पेक्ट में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल शुगर हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक बहुत सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन है, आप आराम से आइडेंटिफाई करते हो। सेकंड क्लास कार्बन का OH CH2OH के राइट हैंड साइड आया तो ये डी शुगर को बिलोंग करेगा किसी शुगर में, और किसी शुगर के अंदर कार्बोहाइड्रेट के अंदर OH लेफ्ट हैंड साइड आ गया CH2OH के रेस्पेक्ट में, तो एल शुगर को डिनोट करेगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमने स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस लिया है ये देखने के लिए कि डी शुगर है एल शुगर है, हमने लिया है ग्लिसरल्डिहाइड को। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से नीट में या बोर्ड में भी बन सकता है। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे अब हम, एक नोट पॉइंट आप याद रखिएगा कॉन्फ़िगरेशन को लेके, दैट ऑल नेचुरली अकरिंग शुगर, ठीक है, ऑल नेचुरली अकरिंग शुगर्स, all naturally occurring sugars are डी शुगर्स। ठीक है, जितनी भी नेचुरली अकरिंग शुगर हैं सब डी शुगर्स होती हैं, यानी जो आपका OH है लास्ट CH2OH के रेस्पेक्ट में, इनके अंदर किधर आता है, राइट हैंड साइड पे आता है। तो जितनी भी नेचुरली अकरिंग शुगर है सब डी शुगर्स होती हैं। ठीक है, ये क्लियर। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इस ग्लूकोज को लेके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लूकोज को लेके, जो हमारा सिलेबस में मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, फ्रक्टोज इतना नहीं है जितना ग्लूकोज दिया हुआ है सिलेबस के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकोज के फॉर्मूले की। तो जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6, ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। ठीक है, और इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को लेके, तो देखो स्ट्रक्चर कुछ ये होती है, ये होता है हमारा CHO, पहला कार्बन जो होता है CHO, फिर हमारा ये होता है COH, H, नेक्स्ट कार्बन पे होता है कॉन्फ़िगरेशन ये H, OH, नेक्स्ट कार्बन पे ये होता है कॉन्फ़िगरेशन OH, H, नेक्स्ट कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन ये होता है OH, H, लास्ट कार्बन पे होता है CH2OH। तो देखो भैया ये स्ट्रक्चर होती है ग्लूकोज की। ठीक है, ध्यान से देख लो स्ट्रक्चर ग्लूकोज के लिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को देखें तो एक तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 1 CHO ग्रुप, एक तो क्या है इस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में, एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक, बात आई समझ में। दूसरा यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारा जो OH है, ये वाले जो OH हैं, ठीक है, ये OH, ये कैसे प्राइमरी है सेकेंडरी है, ये OH कैसे हैं, देखो ये OH जिस कार्बन से जुड़े हैं, जिस कार्बन से ये OH जुड़े हैं वो कार्बन फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से। पता ही समझ में, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इट मीन्स ये जो OH है ये कैसे हैं, 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री। लेकिन इस OH को देखो ज़रा, ये जो OH है जिस कार्बन से जुड़ा है वो फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला OH कैसे 1 डिग्री। तो अगर हम OH की स्ट्रक्चर को लेके बात करें तो भैया यहाँ पे हमारे 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, 5 यहाँ पे हमारे हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, जिनमें एक तो हमारे पास जो होता है 1 हमारे पास कैसा है, प्राइमरी या 1 डिग्री OH है। ठीक है, OH ग्रुप है, जबकि 4 जो हैं 4 हमारे पास कैसे हैं, 4 हमारे पास 2 डिग्री या सेकेंडरी OH ग्रुप हैं। ये बात समझ में आई। ठीक है, दूसरा देखो इसमें जो हमारा हम क्या कहते हैं, कायरल कार्बन वो कार्बन होता है, या एसिमेट्रिक कार्बन वो कार्बन होता है जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं। अब देखो यहाँ पे ये वाले कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो, इन चारों कार्बन पे 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, वो आप जब स्ट्रक्चर देखोगे काउंट करो यहाँ पे, इस पे देखो फर्स्ट कार्बन पे एक OH है, एक H है, एक CHO और बाकी नीचे वाला ग्रुप हो गया। इसी तरह सेकंड कार्बन पे देखो एक H है, एक OH है, बाकी ऊपर ये हो गया CHO है, CHO, बाकी नीचे अलग ग्रुप हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे जो हमारे कायरल कार्बन हैं वो कितने 4 हैं। कायरल कार्बन या हम बोले एसिमेट्रिक कार्बन एटम, एसिमेट्रिक कार्बन एटम, ये हमारे पास कितने 4 हैं।
तो ये क्वेश्चन बन सकता है एसिमेट्रिक कार्बन। और आया हुआ भी आपका मेडिकल नीट में आया हुआ है कि नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने होते हैं ग्लूकोज में, 4 होते हैं। तो देखो अगर हमारे पास नंबर ऑफ कायरल कार्बन हमें पता है, ठीक है, तो हम यहाँ से नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये आप याद रखिएगा, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं भैया 2 पावर n के, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम या कायरल कार्बन एटम, ठीक है, कायरल कार्बन एटम। तो ग्लूकोज की अगर हम बात करें, ग्लूकोज में नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स की ग्लूकोज में कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ग्लूकोज में कितने होंगे, ग्लूकोज में नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं, 4, तो 2 पावर 4 कर दो तो कितने आ जाएंगे, 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स आएंगे यहाँ पे ग्लूकोज में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि ऑप्टिकल आइसोमर कितने होते हैं ग्लूकोज में, 16 होते हैं, ठीक है। हालांकि ये तो आया हुआ है कि कायरल कार्बन कितने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन बना दिया आपके बोर्ड एग्जाम्स में, आपके नीट में भी आया हुआ है ये मेडिकल में, दैट नंबर ऑफ कायरल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन ग्लूकोज इज, ऑप्शन दे दिए 5, 3, 2, 4। तो कितने कायरल कार्बन है हमारे ग्लूकोज के अंदर, 4 कायरल कार्बन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। ध्यान से पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, कोई क्वेश्चन आपका रुकने वाला नहीं है। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत सिंपल है। तो भैया एक तो हम ग्लूकोज को जो प्रिपेयर करते हैं वो प्रिपेयर करते हैं बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। फर्स्ट बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस से, ठीक है। सुक्रोज की हाइड्रोलाइसिस से हमें मिल जाता है ग्लूकोज। तो देखो सुक्रोज जो होता है हमारा, उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज, ठीक है, ये सुक्रोज का फॉर्मूला है। और जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे एसिडिक मीडियम में होता है, तो हमें मिलेगा एक ग्लूकोज मिलेगा C6H12O6 और एक हमें मिलेगा फ्रक्टोज C6H12O6, फॉर्मूला सेम होता है दोनों का। तो हमें जब सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलता है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलेगा, 1 या ये कह दो 1 मोल सुक्रोज अगर लोगे तो 1 मोल ग्लूकोज मिलेगा, हाइड्रोलाइसिस हो गया 1 मोल क्या मिलेगा आपको, फ्रक्टोज मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा जो प्रिपरेशन है, सेकंड प्रिपरेशन जो है वो हम इससे ही बना सकते हैं बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस से भी हम ग्लूकोज बना सकते हैं। तो हमारा ये होता है C6H10O5N, ये पॉलीसेकेराइड का जनरल फार्मूला होता है। इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लेके, तो हमें n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिल जाएंगे C6H12O6, ठीक है। तो ग्लूकोज बनाने का ये तरीका है कि हम क्या कर दें, स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करा दें, ठीक है। ये स्टार्च के लिए फार्मूला हो जाएगा। जो भी पॉलीसेकेराइड है सबके लिए जनरल फार्मूला यही होता है C6H10O5N, ठीक है, पॉलीसेकेराइड के लिए। n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ले लेंगे हाइड्रोलाइसिस के लिए, हमें क्या मिल जाएंगे, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो याद रखो सुक्रोज की जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें अल्फा डी ग्लूकोज मिलते हैं, ठीक है। ये तो बात होगी इसकी। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन को लेके, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब ये जो ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन है ये आप एज ए एविडेंस यूज़ कर सकते हो फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। जो भी ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन है उनको यूज़ किया जाता है एज एविडेंस फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखो जरा हमारे पास जो ग्लूकोज है वो ये है CHO, एक साथ लिख सकते हैं हम CHOH होल 4 CH2OH, दिस इज ग्लूकोज। अगर हम इसको हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है हमें नॉर्मल हेक्सेन। क्या मिलता है, नॉर्मल हेक्सेन। ग्लूकोज का हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा के, ठीक है, ग्लूकोज का हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा के नॉर्मल हेक्सेन का मिलना, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट ये कर रहा है दैट इन ग्लूकोज
all 6 carbon atoms are in straight chain, वो ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, दूसरा देखो, अगर हम ग्लूकोज का रिएक्शन कराते हैं, ग्लूकोज का रिएक्शन CHOH होल 4 CH2OH, इसका रिएक्शन अगर हम कराते हैं हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ NH2OH, ठीक है, या इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा दें, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ HCN, इनके साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं ग्लूकोज का, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ से। तो ये लाइक आपने एल्डिहाइड कीटोन में रिएक्शन पढ़ी होगी। एल्डिहाइड का रिएक्शन जब हम करते हैं हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ ऑक्साइन बनता है और HCN के साथ साइनोहाइड्रिन बनता है। तो हमारे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा हमें CHOH और नहीं सॉरी हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा भाई, ये आपका जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन के साथ NH2 के इस हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा एज H2O, ठीक है, और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH डबल बॉन्ड NOH ऑक्साइड मिलेगा, और ये नीचे हो जाएगा CHOH होल 4 CH2OH, इसको बोलते हैं ग्लूकोऑक्साइड, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CHO जो होता है हमारा, देखो ये होता है हमारा CHO C डबल बॉन्ड ONH, ठीक है, हमारे पास क्या है HCN है, क्या हमारे पास HCN, इसको ब्रेक कर लो CN माइनस H प्लस, इसको ब्रेक करो, ये आएगा O माइनस पे कौन अटैक करेगा H प्लस, और कार्बन प्लस पे कौन अटैक करेगा CN माइनस, ठीक है। तो कंपाउंड हमारा क्या बनेगा CHOH CN, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा CN, बाकी आपका ये है CHOH होल 4 CH2OH, ठीक है, साइनोहाइड्रिन कंपाउंड हमारा बन जाएगा ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन, ठीक है। अब ये जो दोनों रिएक्शन ये क्या इंडिकेट कर रही है, ये दोनों रिएक्शन इंडिकेट कर रही है दैट बोथ रिएक्शन शो द प्रेजेंस ऑफ वन कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, शो द प्रेजेंस ऑफ वन कार्बोनिल ग्रुप। रिएक्शन क्या शो कर रही है, बोथ द रिएक्शन शो द प्रेजेंस ऑफ वन कार्बोनिल ग्रुप, एक कार्बोनिल ग्रुप का ही प्रेजेंस शो कर रही है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है ग्लूकोज का वो देखो CHO ग्लूकोज का फॉर्मूला ये है हमारे स्ट्रक्चर CHOH होल 4 CH2OH, ठीक है। इसका रिएक्शन अगर हम कराते हैं HNO3 के साथ, HNO3 के साथ इसको हीट करेंगे, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा भैया, ये ऑक्सीडाइज कर देगा, ये CHO को भी ऑक्सीडाइज कर देगा COH में, ठीक है, और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा नहीं यहाँ पे, और बाकी जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यहाँ जो हमारा कंपाउंड बना है इसको बोलते हैं हम ग्लूकेरिक एसिड, या इसको हम कहते हैं सैकेरिक एसिड। अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है भैया, तो देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो आपका प्राइमरी OH ग्रुप है, ये क्या हो गया ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये वाला जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन शो प्रेजेंस ऑफ वन प्राइमरी OH ग्रुप। ये रिएक्शन क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है प्रेजेंस ऑफ वन प्राइमरी OH ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो CHOH होल 4 CH2OH, ठीक है, अगेन दिस इज ग्लूकोज। इसका रिएक्शन हम नेक्स्ट करा रहे हैं भैया किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, ठीक है, ब्रोमीन वाटर, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप को तो ऑक्सीडाइज नहीं करेगा बट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, ये बनेगा CHOH होल 4 CH2OH, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो एल्डिहाइड है ये ऑक्सीडाइज हुआ है, सिर्फ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस रिएक्शन शो द प्रेजेंस ऑफ वन एल्डिहाइड ग्रुप,
ग्रुप। ये रिएक्शन क्या शो करता है, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। तो यहाँ पे देखो एक तो हमारी रिएक्शन ये हो गई, एक रिएक्शन हमारा ये हो गया ग्लूकोज का, सेकंड रिएक्शन हमारा ये हो गया, थर्ड रिएक्शन हमारा ये हो गया एंड फोर्थ रिएक्शन हमारा ये हो गया। नाउ हम चलेंगे फिफ्थ रिएक्शन की तरफ। तो देखो जो फिफ्थ रिएक्शन है हमारी, फिफ्थ रिएक्शन में क्या है, ग्लूकोज का जो रिएक्शन है वो हम कराएंगे एसिटिक एनाहाइड्राइड के साथ, CHO CHOH होल 4 एंड CH2OH, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसका रिएक्शन हम कराएंगे 5 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एनाहाइड्राइड, CH3CO होल ट्वाइस O, एसिटिक एनाहाइड्राइड। ठीक है, इनके साथ रिएक्शन करके हमें क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, तो देखो CHO पे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है एसिटिक एनाहाइड्राइड का, बाकी जो हमारा कंपाउंड मिलेगा वो ये मिलेगा CHOCO CH3 होल 4 और CH2OCO CH3, यानी जो एसिडिक एनाहाइड्राइड है पांचों OH ग्रुप के साथ रिएक्शन कर जाएगा, जिससे हमारा बनेगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। अब ये जो रिएक्शन है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन, ये रिएक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट दिस रिएक्शन शो द प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप इन ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ये रिएक्शन ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ केमिकल रिएक्शन है जो आपके NCERT में दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को लेके, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट हेडिंग इज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो देखो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है हमारी, तो ग्लूकोज की जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ को तो एक्सप्लेन करती है। ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर जो हमने अभी देखी थी पीछे, ये वाली जो है, दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज explain most of the properties, however some properties of glucose are not explained which are given below। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ को तो मतलब जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो ग्लूकोज की मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करती है। इसके बाद भी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज की एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ये है, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है दैट फर्स्ट प्रॉपर्टी ग्लूकोज does not give addition product with सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। एल्डिहाइड ग्रुप होते हुए भी सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। सेकेंडली, इट डज नॉट गिव सिफ्ट टेस्ट, एल्डिहाइड होते हुए सिफ्ट टेस्ट नहीं देता ये। एंड 2,4-DNP टेस्ट जो आप एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़ते हो। तो देखो ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप होते हुए भी ना तो ये एडिशन प्रोडक्ट देता है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, ना ये सिफ्ट टेस्ट दे रहा है, ना ये 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप या तो एब्सेंट है या कहीं ना कहीं एल्डिहाइड ग्रुप बिजी हो गया है ना, किसी न किसी के साथ एल्डिहाइड ग्रुप बिजी हो गया, जिस वजह से ये रिएक्शन नहीं दे पा रहा है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है विच इज़ नॉट एक्सप्लेन बाय ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, वो ये है दैट ग्लूकोज पेंटा एसीटेट does not give reaction with hydroxylamine, indicating absence of aldehyde group,
इंडिकेटिंग absence ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। और जब भी हमने देखा था जो ओपन चेन स्ट्रक्चर थी, ओपन चेन स्ट्रक्चर ने रिएक्शन किया था हाइड्रोक्साइलामाइन के साथ, ग्लूकोज एंजाइम बना था, लेकिन जो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट है ये हाइड्रोक्साइलामाइन के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। इसका मतलब एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो क्या है, यहाँ पे एब्सेंट है, ये ऐसा शो कर रहा है रिएक्शन, ठीक है, जबकि एल्डिहाइड ग्रुप उसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन हाँ वो बिजी हो जाता है, ठीक है, वो आगे बात करेंगे। थर्ड ये है दैट ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स which are अल्फा डी ग्लूकोज, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 419 केल्विन, एंड बीटा डी ग्लूकोज जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 423 केल्विन, ठीक है। तो देखो दूसरा ये कि जो ग्लूकोज है वो दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमें मिलता है, अल्फा डी ग्लूकोज में विच इज़ मेल्टिंग पॉइंट 419 केल्विन, एंड बीटा डी ग्लूकोज विच इज़ हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 423 केल्विन। अब ओपन चेन स्ट्रक्चर से ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि कैसे वो अल्फा डी बीटा डी ग्लूकोज में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज की एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, उसको एक्सप्लेन करती है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो दीज points can be solved, these points can be solved by the cyclic structure of glucose, by the cyclic structure of glucose, ठीक है। अब देखो इसमें हुआ क्या होगा, इसमें ऐसा माना जाता है दैट इन ग्लूकोज जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप बिजी हुआ है, जो एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्शन नहीं दे पा रहा है, उसमें ये ऐसा हो सकता है दैट इन ग्लूकोज the aldehyde group CHO group mix bond with 6 carbon of glucose, ठीक है। यानी यहाँ पे जो CHO ग्रुप है उसने कहीं ना कहीं जो 5th कार्बन है उसके साथ बॉन्डिंग कर लिया है, जिस वजह से जो एल्डिहाइड ग्रुप था वो प्रॉपर्टीज शो नहीं कर पा रहा है अपनी, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या है, इसमें ये हुआ भैया जो आपका ग्लूकोज है उसका स्ट्रक्चर ये आप ऐसे देखते हो, उसका स्ट्रक्चर ग्लूकोज का CHO C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और नेक्स्ट क्या होता है इसमें OH, नेक्स्ट होता है इसमें HOH, नेक्स्ट इसमें होता है OH, नेक्स्ट इसमें होता है CH2OH। कितने हो गए, नहीं, इसके बाद एक और है आपका कार्बन OH, नेक्स्ट हो गया भैया CH2OH। तो टोटल हो गए कितने, 6 कार्बन। तो इसमें हुआ क्या है, इसमें ये हुआ है कि जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप था वो जो प्रॉपर्टी शो नहीं कर पा रहा है, उसमें क्या हुआ है, ये जो हमारा एल्डिहाइड है इसको आप जो पोलराइज करोगे इस पर कैसे चार्ज आएगा, निगेटिव, इस पर कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब जो 5th कार्बन है हमारा, ये 1st कार्बन हो गया, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th और ये 5th। तो 5th कार्बन का जो OH है ये ब्रेक होगा H+ O-। अभी जो H+ है ये तो किसके साथ चला जाता है, ये चला जाता है भैया H+ O- के पास, और जो O- है ये किसके साथ बॉन्ड बना लेता है, O- जो है ये बॉन्ड बना लेगा किसके साथ, कार्बन के साथ, ठीक है। तो देखो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा निकल के आएगा, हमारा जो प्रोजेक्शन बन के आएगा वो कुछ ये बन के आ रहा है हम लोगों का स्ट्रक्चर। देखो जरा यहाँ पे क्या आपका इधर H और ये O- और H+ क्या बना लिया, COH, ठीक है। नेक्स्ट ये बाकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आया है, ये एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। अब जो 5th कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे ये H हो गया। अब जो 5th कार्बन का भैया ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये इस वाले 1st कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया है, ठीक है, इस तरह से ये इसके साथ बॉन्ड बना लिए, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या बचा, CH2OH, ठीक।
तो ये वाला जो प्रोजेक्शन, ये वाला जो स्ट्रक्चर हमें मिला है जिसमें एल्डिहाइड ने 5th कार्बन OH के साथ बॉन्ड बनाया है एल्डिहाइड ने, तो ये जो हमें स्ट्रक्चर मिला है, ये हमें स्ट्रक्चर मिला है भैया अल्फा डी ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा जो बीटा डी ग्लूकोज है, वो कैसे बनेगा? तो देखो जो बीटा डी ग्लूकोज है, आप क्या करो, फर्स्ट कार्बन पे जो हमारा इधर अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन है, ये वाला फर्स्ट कार्बन, इस पर सिर्फ H और OH का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो, बाकी सब सेम रहेगा। HOH का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दोगे तो हमें मिल जाएगा बीटा डी ग्लूकोज। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करो, OH को जो राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाओ, और H जो राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। ठीक है, OH एंड H। ठीक, नेक्स्ट क्या हो गया इसमें, बाकी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहना, OH H H OH OH H, ये कार्बन, ये H, और बाकी इसने बॉन्ड बनाया ही है आपने ऑक्सीजन ने इसके साथ, फर्स्ट कार्बन के साथ। ठीक है, इसने बॉन्ड बनाया ही है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, ये CH2OH, CH2OH। तो ये जो हमें स्ट्रक्चर मिला है, दिस इज बीटा डी ग्लूकोज। ये क्या है, बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से जो एल्डिहाइड ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो 5th कार्बन OH के साथ बॉन्ड बना लेता है, जिससे जो CHO की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो ये शो हो नहीं पा रही है ओपन चेन स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की, उसने अपने आप को साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज में और बीटा डी ग्लूकोज में। इस तरह से दो हम फॉर्म हमें क्रिस्टलाइन फॉर्म मिलती है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, क्योंकि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, उसने भैया जो एल्डिहाइड और 5th कार्बन OH है उन्होंने बॉन्ड बना लिया है, जिससे एल्डिहाइड की जो प्रॉपर्टीज़ थी, ये वाली प्रॉपर्टीज़ कि ग्लूकोज में तो एल्डिहाइड होता है फिर भी एडिशन प्रोडक्ट नहीं देता, सिर्फ टेस्ट नहीं देता, 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता, ग्लूकोज पेंटासिलेटेड हाइड्रोक्साइलामाइन के साथ रिएक्शन नहीं करता, ये जो भी प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक है, जिस वजह से ये प्रॉपर्टीज शो नहीं हो पाती है ओपन चेन स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि इसने अपने आप को साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो ये वाले जो प्रोजेक्शन हमें मिले हैं, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं भैया फिशर प्रोजेक्शन। ये जो स्ट्रक्चर्स हमें मिली है इनको क्या कहते हैं, दीज आर फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, ये क्या है हमारी फिशर प्रोजेक्शन ऑफ अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज, फिशर प्रोजेक्शन। अब अगर हम बात करें इनकी हॉवर्थ प्रोजेक्शन की, ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज हॉवर्थ प्रोजेक्शन, हॉवर्थ प्रोजेक्शन, हॉवर्थ प्रोजेक्शन। अब हॉवर्थ प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करोगे अल्फा डी बीटा डी ग्लूकोज का हॉवर्थ प्रोजेक्शन? बहुत सिंपल है। देखो इसमें क्या है, जो हॉवर्थ प्रोजेक्शन है, जो हमारी साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी बीटा डी ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, उसको हम कहते हैं ग्लूकोपाइरेनोज, ग्लूकोपाइरेनोज। जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोपाइरेनोज। ग्लूकोपाइरेनोज को कहते हैं क्योंकि ये ड्राइव है पायरेन रिंग से। ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, डायरेक्ट फ्रॉम पायरेन रिंग। ठीक है, पायरेन रिंग जो कि 6 मेंबर रिंग है, ये होती है जो पायरेन रिंग होती है, वो इस तरह से होती है, 6 मेंबर रिंग, ये होती है पायरेन रिंग। तो इसी से हमने जो ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर वो ड्राइव की है, जिस वजह से इसको हम बोलते हैं ग्लूकोपाइरेनोज। ठीक है, अब देखो हम बात करेंगे अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज की, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज, इसका स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज का। तो देखो कैसे ड्रॉ करेंगे इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, 6 मेंबर रिंग बनाएंगे। ये 6 मेंबर रिंग बहुत ईजी है, अब बना सकते हो आराम से, और ये आता भी है स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन। ये हो गया 6 मेंबर रिंग। ठीक है, 6 मेंबर रिंग हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इसको देखो अल्फा डी ग्लूकोज को देखो, अल्फा डी ग्लूकोज में हमारे 2 तरह के ग्रुप्स तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे। एक तो ये वाले ग्रुप जो हमारे किधर है राइट हैंड साइड, और एक ये वाले ग्रुप जो हमारे किधर है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है भैया, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो जो राइट हैंड साइड वाले ग्रुप हैं इनको तो लेके जाना है रिंग के नीचे, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्रुप है इनको रखना है रिंग के ऊपर।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बना लोगे तुम, तो हमारे जो राइट हैंड साइड वाले ग्रुप हैं वो क्या क्या है हमारे, एक तो हमारा जो राइट हैंड साइड वाले ग्रुप हैं उनको तो नीचे रखना है, ठीक है, OH, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्रुप हैं उनको ऊपर रखना है, HOH। सेकंड कार्बन, ये तो फर्स्ट कार्बन हो गया। सेकंड कार्बन पे जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है हमारा ऊपर हाइड्रोजन, नीचे OH। जो हमारा थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन पे हमारा ऊपर आ रहा है भैया OH, नीचे आ रहा है H। और जो फोर्थ कार्बन है, फोर्थ कार्बन पे हमारा ऊपर आ रहा है H और नीचे आ रहा है OH। और जो सिक्स्थ कार्बन है, ठीक है, ये हमारा थर्ड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया और ये फिफ्थ कार्बन हो गया। जो सिक्स कार्बन है, सिक्स कार्बन तो भैया आपको हमेशा क्या रखना है, ऊपर ही रखना है, CH2OH, और ये नीचे आ जाएगा H, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, ये जो भी हमारे ग्रुप्स थे, राइट हैंड साइड वाले ग्रुप थे, इनको हमने रिंग के नीचे लिया है, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाले थे इनको हमने रिंग के ऊपर रखा है, ठीक है। तो ये HOH और H, ठीक है, ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज हो गया। अब देखो जो बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज का स्ट्रक्चर बनाओगे बहुत सिंपल है, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना सकते हो बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज का। तो देखो बीटा डी ग्लूकोज, सॉरी अल्फा डी लिख दिया, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज का स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें सिर्फ कॉन्फिगरेशन तो चेंज करना पड़ेगा फर्स्ट कार्बन पे, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। आपको फर्स्ट कार्बन पे सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है। देखो जरा अल्फा डी और बीटा डी में क्या डिफरेंस आया था, फर्स्ट कार्बन पे तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, बाकी सब में तो सेम है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो आप, फर्स्ट कार्बन पे सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो, 6 मेंबर रिंग बनाओ, ठीक है। फर्स्ट कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन हम लोग चेंज कर देते हैं, ये इधर हाइड्रोजन ऊपर है, OH नीचे है, तो हम इसको चेंज कर देंगे, OH इधर ले आएंगे ऊपर, H नीचे, बाकी सब सेम रहना है, HOH, और ये ऊपर OH है, इधर नीचे H है, ये ऊपर H है, ये OH है, और ये हमारा हो गया CH2OH, और ये नीचे हो गया H। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। तो आप स्ट्रक्चर बहुत आराम से बना सकते हो। पहले आप क्या करो, ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर बनाओ, इसमें फिफ्थ कार्बन का, जो फिफ्थ कार्बन का O-H+ है उसको एल्डिहाइड के साथ बॉन्ड बना लो, बहुत आसान है। O- के साथ H+ चला जाएगा, कार्बन प्लस के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेगा, ऑक्साइड लिंकेज बन जाएगा। बाकी कॉन्फिगरेशन सेम रखना है, तो आपका अल्फा डी मिलेगा। जब आप फर्स्ट कार्बन में कॉन्फिगरेशन चेंज कर दोगे बीटा डी मिलेगा। तो अल्फा डी और बीटा डी की अगर आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी है, हॉवर्थ प्रोजेक्शन बनाना है, तो 6 मेंबर रिंग बनाओ, ठीक है। तो हॉवर्थ प्रोजेक्शन में जो ग्रुप आपके राइट हैंड साइड आ रहे हैं उनको रिंग के नीचे ले लो, और जो ग्रुप आपके लेफ्ट हैंड साइड आ रहे हैं उनको रिंग के ऊपर ले लो। ये आप आसानी से अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज का स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे अब कुछ बेसिक टर्म्स है, जैसे एनोमर्स, ठीक है, एनोमर्स। नाउ व्हाट आर एनोमर्स, एनोमर्स क्या होते हैं भैया, ठीक है। एनोमर्स, दीज आर द स्टीरियो आइसोमर्स, these are the stereoisomers, these are the stereoisomers which have different configuration, which have different configuration of atoms, different configuration of atoms at first carbon only, at first carbon only are called anomers, are called anomers। तो देखो ये क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं, 2-2 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं, लाइक डिफरेंशिएट बिटवीन एनोमर्स एंड एपिमर्स, या एग्जाम्पल बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखो जो एनोमर्स होते हैं, एनोमर्स हमारे वो स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं जिन पे सभी कार्बन एटम पे कॉन्फिगरेशन सेम रहेगा, लेकिन जो फर्स्ट कार्बन पे कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ये क्या है भैया, ये एनोमर्स हैं, क्योंकि इनमें जो कॉन्फिगरेशन है फर्स्ट कार्बन पे चेंज है। भाई इसमें क्या है, इधर है ये OH फर्स्ट कार्बन पे, ठीक है, जबकि बीटा डी ग्लूकोज में क्या है, ये OH इधर है और H इधर है फर्स्ट कार्बन पे, ठीक है। इधर OH कहाँ पे आ रहा है आपका राइट हैंड साइड, और इधर OH कहाँ पे आ रहा है आपका लेफ्ट हैंड साइड,
बाकी कॉन्फ़िगरेशन सेम रहना है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं हमारे एनोमर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें एपीमर्स की, ठीक है, एक डेफिनेशन और है एपीमर्स। एपीमर्स भी स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगा फर्स्ट कार्बन को छोड़ के कहीं भी चेंज हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन। एपीमर्स दीज आर आल्सो स्टीरियो आइसोमर्स, these are stereoisomers, these are stereoisomers which have different configuration of atoms, which have different configuration of atoms other than first carbon, ठीक है, other than first carbon, फर्स्ट कार्बन को छोड़ के, अदर देन फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन को छोड़ के अदर कार्बन पे अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है अदर कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन को छोड़ के, अदर देन फर्स्ट कार्बन एटम, दीज आर कॉल्ड एपीमर्स, दीज आर कॉल्ड एपीमर्स। तो उनको क्या बोलते हैं हम भैया, एपीमर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो इसमें एग्जाम्पल जो आपका लिया जाता है वो एग्जाम्पल है आपका ग्लूकोज एंड मैनोज, ग्लूकोज एंड मैनोज। दूसरा एग्जाम्पल है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन ग्लूकोज मैनोज में आपका सेकंड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है और ग्लूकोज गैलेक्टोज में आपका फोर्थ कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। जैसे मैं बात करूँ अगर ग्लूकोज की, ग्लूकोज और गैलेक्टोज की, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, तो देखो ये एपीमर्स हैं क्योंकि इनमें फर्स्ट कार्बन पे चेंज नहीं होगा लेकिन फोर्थ कार्बन पे चेंज है। जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये बताया था आपको, CHO OH H CH OH, ठीक है, और इधर ये OH H OH H और ये CH2OH। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर क्या है, CHO, ये आपका फर्स्ट कार्बन हो गया, सेकंड कार्बन हो गया, थर्ड कार्बन हो गया और ये फोर्थ। तो फोर्थ कार्बन पे चेंज मिलेगा सिर्फ ये OH H, ठीक है, H OH। अभी जो फोर्थ कार्बन है, फोर्थ कार्बन पे चेंज मिल जाएगा, इधर H हो जाएगा, इधर OH हो जाएगा, बाकी OH H और ये CH2OH। तो यहाँ पे ये चेंज जो है वो फोर्थ कार्बन पे चेंज है ये, ठीक है, फोर्थ कार्बन 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन पे चेंज है, बाकी सब सेम है। तो अगर फर्स्ट कार्बन को छोड़ के अदर कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज मिल रहा है तो ये होते हैं हमारे एपीमर्स, ठीक। एनोमर्स और एपीमर्स की बात हो गई। नेक्स्ट जो है इसमें वो है फ्रक्टोज, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, फ्रक्टोज को लेके बात करेंगे, फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर को लेके बात करेंगे, डाइसेक्राइड पूरा करेंगे। डाइसेक्राइड में हमारा सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है सिलेबस में, और पॉलीसेक्राइड पे डिस्कस करेंगे, स्टार्च पे, सेलुलोज पे और ग्लाइकोजन में, और हमारा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा फिनिश, ठीक है। तो चलिए बनिए रहिएगा, प्रिपरेशन करते रहिएगा अच्छे से, ईमानदारी से, ऑनेस्टली प्रिपरेशन कीजिएगा, अपने पेरेंट्स को ध्यान में रखिए, और जो टीचर्स की आपके प्रति जो भी हैं, ठीक है, जो हम चाहते हैं दैट आपसे आउटपुट निकल के आए, और आपके पेरेंट्स भी आपसे बहुत कुछ चाहते हैं, तो आप ईमानदारी से बहुत ऑनेस्टली प्रिपरेशन कीजिएगा, माइंड डाइवर्ट मत कीजिएगा इधर उधर, ठीक है। तो कॉन्शियसली अपना बिल्कुल एकदम टारगेटेड रह के मेहनत कीजिएगा, रिजल्ट ऑब्वियसली बहुत होपफुली बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। कंसंट्रेट होकर मेहनत कीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं है, 2-3 महीने बचे हुए हैं, ठीक है, बोर्ड में तो उतने भी नहीं है, ठीक है बेटा।